बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे रहे कार्यों को कोई पूरा करने का जिम्मा नहीं उठाया, इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करूंगा और उसी के तहत बामसेफ नाम का संगठन उन्होंने बनाया था। बामसेफ के बारे में बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही गहराई से प्रशिक्षक महोदय आप लोग के बीच रखे, लेकिन जो बामसेफ जब बनी तो बामसेफ बनने से पहले माननीय कांसीराम साहब ने पूना में पढ़े लिखे कर्मचारियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन लोगों को ये बात समझाया कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है अपने जीवन के आखिरी दिन में दुखी क्यों रहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर दुखी क्यों रहते थे? तो उन्होंने ये समझाया कि कोई भी महापुरुष अपने जीवन के आखिरी समय में दुखी रहता है और अगर उसको 10 साल और जीने का मौका मिल जाए तो उसी काम को करता है जिस काम के लिए वो दुखी था, वो उसी काम में अपना पूरा समय लगाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर तो रहे नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर तो रहे नहीं। जैसे कोई बुजुर्ग या माँ बाप जब इस दुनिया को छोड़कर जाने लगते हैं तो अपने घर का जो सबसे जिम्मेवार लड़का होता है उसको बुलाते हैं, बुला कर बोलते हैं कि बेटा मेरे जीवन का ये मकसद था, मैं ये काम करना चाहता था लेकिन मेरा जीवन छोटा पड़ गया, हम नहीं कर पाए, इसलिए मेरे ना रहने के बाद तुम्हारे कंधों पे इस काम को करने की जिम्मेवारी देकर जाता हूँ। ऐसा कहते हैं ना कि तुम मेरे ना रहने के बाद इस काम को करना, इसको पूरा करना। जब माननीय कांसीराम साहब को महाराष्ट्र में पूना में जब अम्बेडकरवाद मिला, वहाँ पे जब क्रांतिकारी साथी मिले, बता रहे थे सर, और जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ा, तो उसके बाद माननीय कांसीराम साहब ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने प्रत्येक इंसान का जीवन का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जैसे सर बता रहे थे कि लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन मिशन क्या है वो लोगों को पता नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन का शाब्दिक अर्थ है वो है जीवन का लक्ष्य। क्या है? जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य। तो माननीय कांसीराम साहब कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ने के बाद मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया, मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया जिसके लिए मुझे अपनी जिंदगी लगा देनी चाहिए। माननीय कांसीराम साहब कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के जीवन का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए और उसे उस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देनी चाहिए। और मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ने के बाद मुझे वो मेरे जीवन का मकसद मिल गया जिसके लिए मुझे अपनी जिंदगी लगानी चाहिए। और माननीय कांसीराम साहब अपने माँ को 20 पन्ने का चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में लिखते हैं, सारी चिट्ठी तो नहीं बता सकते, उसमें जो मेन 4-5 पॉइंट है कि हे माँ, मुझे अभी तक लगता था कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है, लेकिन जब से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ा है, जब से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ा है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ तू ही मेरी माँ नहीं है, बल्कि इस समाज में, इस दुखी पीड़ित समाज में जो भी दुखी महिलाएं हैं वो सब मेरी माँ है। जब से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ा है तब से मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा भाई ही मेरा भाई नहीं है, बल्कि समाज में जो भी दुखी पीड़ित भाई हैं वो सारे मेरे भाई हैं। इसलिए मैंने यह कमिटमेंट किया है कि मैं जीवन में अब कभी वापस लौट कर घर नहीं आऊंगा। दूसरा, वो माननीय कांसीराम साहब कमिटमेंट करते हैं कि मेरे जीवन में मेरे नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो। तीसरा, मैं आजीवन कंवारा रहूंगा और अपना पूरा जीवन जो है फूले साहू अम्बेडकर के मिशन और मूवमेंट को कामयाब करने के लिए लगाऊंगा। और इसी सोच के तहत माननीय कांसीराम साहब बामसेफ बनाने से पहले उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कर्मचारी एसोसिएशन, जिसको अंग्रेजी में सर बता रहे थे कि दी ऑल इंडिया SC/ST OBC एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज एसोसिएशन या फेडरेशन। ये बामसेफ बनाने से पहले का वो संगठन था। और जब उन्होंने पूना में पढ़े लिखे कर्मचारियों का जब उन्होंने
कैडर लगाया, प्रशिक्षण लगाया, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें थी पढ़े लिखे लोगों को समझाया कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के आखिरी समय में दुखी क्यों रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे वो काम अधूरा रह गया है, इसलिए बाबा साहब नहीं रहे, इसलिए इस काम को करने की जिम्मेवारी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे कंधों पर देकर गए हैं, इसलिए हमें इस काम को करना चाहिए। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की दो बातें पढ़े लिखे लोगों को समझाई। ऐसे तो बहुत सारी बातें समझाई, लेकिन उसमें से दो बात उन्होंने समझाई। पहला बात उन्होंने समझाया कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक फॉर योर प्रोग्रेस। राजनीतिक सत्ता वो माध्यम है जिससे आप अपने विकास के जीवन के सारे ताले खोल सकते हैं। तो बामसेफ का जो थीम है वो प्रमोशन के लिए नहीं है। बामसेफ इसलिए नहीं बनाया गया कि पढ़े लिखे लोगों का प्रमोशन कैसे होगा, पढ़े लिखे लोगों का इंक्रीमेंट कैसे बढ़ेगा, पढ़े लिखे लोगों का ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, ट्रांसफर कैसे रुकवाया जाएगा, इसके लिए बामसेफ नहीं है। बामसेफ किस लिए है? बामसेफ बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये जो स्लोगन है, ये जो लाइन है कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, इस पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए बामसेफ है। बामसेफ की स्थापना राजनीतिक सत्ता को गेन करने के लिए है, प्राप्त करने के लिए है। तो पढ़े लिखे लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब से सवाल किया कि साहब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, राजनीतिक सत्ता विकास के जीवन के विकास के सारे तालों की चाबी है, तो हमें कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सत्ता में लाना चाहिए? तो सर बता रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त बनाई हुई आरपीआई, माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि इसी आरपीआई को हमें सत्ता में पहुंचाना है। बाकी सर ने बताया कि उस आरपीआई के क्या हुआ, 1971 आते आते 8 टुकड़े हो गए, और उसी एक टुकड़ा का मीटिंग पूना के धर्मशाला में गार्ड के महाराज में होता है, जिसमें कांग्रेस और आरपीआई के बीच में गठबंधन होता है कि 520 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पे आरपीआई लड़ेगी। और इस गठबंधन को आरपीआई के जो नेता थे वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक गठबंधन था। उन लोगों को तो ऐतिहासिक लग रहा था, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब को ये बहुत सदमा लगने वाला बात है। मान्यवर कांशीराम साहब को सदमा लगा कि डॉक्टर अंबेडकर के हिस्से में 1 सीट और गांधी के हिस्से में 520 सीट। बाबा साहब अंबेडकर को इतना नीचे के लेवल पर गिरा के समझौता किया, इतना नीचे तो नहीं गिराना चाहिए था। और मान्यवर ऐसा बताया जाता है कि मान्यवर कांशीराम साहब 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और फिर उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं इस मिशन को, इस मूवमेंट को महाराष्ट्र में चलाने में इसलिए फेल हो गया हूं क्योंकि मैं सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित हूं। अगर मुझे इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो हमें ऑल इंडिया बेसिस पर संगठन निर्माण करना होगा, ऑल इंडिया स्तर का संगठन खड़ा करना होगा। और उसके लिए 1971 के बाद दिल्ली आते हैं और 73 तक देश के सभी राज्यों का भ्रमण करते हैं। अब भ्रमण करने के बाद उस वक्त 25 राज्य हुआ करते थे। 1973 में 6 दिसंबर को वो दिल्ली के वोट्स कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे सभी राज्य के लोगों को इकट्ठा करते हैं 400-500 की संख्या में, और उनको एक टारगेट देते हैं कि 6 दिसंबर 1978 को, यानी आज से 5 साल बाद हम लोग फिर इसी जगह पे इकट्ठा होंगे, और इस कमिटमेंट के साथ इकट्ठा होंगे कि पूरे देश में उस वक्त SC/ST के लगभग 15 लाख कर्मचारी थे। इस 15 लाख कर्मचारी का 10% यानी 1.5 लाख कर्मचारियों को हमें जोड़ना है। 1.5 लाख कर्मचारियों को हमें सूचीबद्ध करना है। जिस दिन हम लोग 15 लाख का 10% 1.5 लाख कर्मचारियों को जोड़ लेते हैं, उस दिन हम ऐसा मान लेंगे कि हम बामसेफ बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और जब 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर कांशीराम साहब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे दोबारा अपने साथियों के साथ इकट्ठा होते हैं, तो टारगेट उन्होंने 1.5 लाख का दिया था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 3 लाख कर्मचारी सूचीबद्ध हो गए। और फिर 5 दिन का कैडर कैंप लगाकर मान्यवर कांशीराम साहब जो है बामसेफ का कॉन्सेप्ट उन लोग को बताते हैं कि ये जो बामसेफ है, ये हमारा जो बामसेफ है इसका 3 बेस होगा। पहला बेस क्या होगा? ये बामसेफ जो है एक ब्रॉड बेस संगठन होगा। ब्रॉड बेस का मतलब है कि एक केवल एक स्टेट का संगठन नहीं होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का संगठन नहीं होगा,
बल्कि भारत में उस वक्त 25 स्टेट थे, तो इसकी शाखा 25 राज्यों में होगी। और 25 राज्यों की जो राजधानी है उसी राजधानी के बराबर का हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी महानगर को चयन करेंगे। ऐसे 15 महानगरों को चयन करेंगे और 25 राज्यों की 25 राजधानी और 15 महानगर यानी 40 शहरों में बामसेफ की शाखा होगी। ये ब्रॉड बेस हो गया। दूसरा उन्होंने बेस बनाया कि ये जो संगठन होगा ये मास्ट बेस होगा।